बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ द कोर्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। जैसा कि हमने क्लास के अंदर बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम जो बुक रेफरेंस जो टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे वो तीन किस्म की हैं। पैरेलल कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग बाय राजा रामन, इंट्रोडक्शन टू पैरेलल कंप्यूटिंग सेकेंड एडिशन बाय ग्रामा, और प्रोग्रामिंग मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर सेकेंड एडिशन बाय किर्क। ये तीनों बुक्स जो हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, गूगल से। अगर किसी को ये नेट से ना मिले तो वो मुझसे या CR से रब्ता करें, वो लिंक आपको शेयर कर देगा। अगर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है mohammad.imran@kfvit.edu.pk। आप मेरे अपने पर्सनल नंबर पे अपनी क्यूरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट रिसोर्सेज फॉर असाइनमेंट, क्विज़, एग्ज़ाम वगैरह के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, किस तरह कंडक्ट करना है, वो आप LMS या CR और VR से भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई पॉलिसी या असेसमेंट के बारे में अभी डिफ़ाइन नहीं हुई, वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाने हैं। कोर्स इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि आजकल हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। पहले दौर के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही उनकी स्पीड स्लो थी, जैसा कि 386 है। जो मैंने पहला कंप्यूटर ख़रीदा था वो था 486, और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन मैंने 30-35 हज़ार रुपये का वो उस टाइम पे ख़रीदा था, आज से तकरीबन 12-14 साल पहले। लेकिन जो जो टाइम गुजरता गया प्रोसेसिंग स्पीड और इंक्रीज़ करती गई। आजकल आप देखते हैं कि हमारे पास मल्टी कोर कंप्यूटर अवेलेबल हैं और स्पीड भी उनकी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स इंक्रीज़ कर चुकी है, और प्राइस भी रिड्यूस हो सकी है। लिहाजा सुपर कंप्यूटिंग जो है आजकल एक्सेसिबल है इंडस्ट्री को भी, मिलिट्री के लिए रिसर्च के लिए भी, और लार्ज कॉरपोरेशन के लिए भी। वो सुपर कंप्यूटिंग का मतलब यह है कि बहुत सारी टास्क या बहुत सारी ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियसली आप परफॉर्म कर सकते हैं एट लो कॉस्ट। दिस कोर्स इज कंप्रोमाइज्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। इस कोर्स के अंदर हम जो है पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम्स के आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स को देखेंगे और प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जिसके अंदर है कि इनके डिज़ाइन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग के पैराडाइम कौन कौन से हैं, मॉडल्स कौन कौन से हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस की। कोर्स कंटेंट्स, जैसा कि पहले भी क्लास में भी हमने बताए थे कि हम देखेंगे पहले पैरेलल आर्किटेक्चर्स के मॉडल कौन कौन से हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो किस्म के मॉडल हैं, जिसके अंदर इम्प्लिसिट भी है पाइपलाइनिंग, सुपर स्केलर और VLIW। एक्सप्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर के अंदर है SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। मल्टी कोर कंप्यूटर्स का मॉडल देखेंगे, MPP मैसिव पासिंग प्लेटफॉर्म और क्लस्टर्स के आर्किटेक्चरल मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में जो मेमोरी मॉडल यूज़ होते हैं उनको देखेंगे कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। इन मॉडल्स को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरकनेक्शन नेटवर्क,
इनके जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं या ये जो मेमोरीज़ हैं ये आपस में किस तरह इंटरकनेक्ट हैं। दो किस्म की डिफरेंट टोपोलॉजीज़ प्रपोज की गई हैं, हम उन टोपोलॉजीज़ को स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस पैरेलल कंप्यूटिंग को स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब है कि हमारे पास जो जीपीयूज़ हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, आजकल वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में। सीपीयूज़ भी हैं और जीपीयूज़ भी हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इन दोनों को कंबाइन करके दोनों की कंप्यूटिंग पावर को आप यूज़ करते हैं यूजिंग क्यूडा-सी। इसको भी हम टच करेंगे। कुछ लेक्चर्स हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। मल्टी कोर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर प्रोग्रामिंग यूजिंग ओपनएमपी को स्टडी करेंगे, जिसके ज़रिए हम मल्टी कोर के ऊपर पैरेलल प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। इसी तरह एमपीआई एक लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ करते हुए क्लस्टर्स के ऊपर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। ग्रुप एंड पैरेलल कम्युनिकेशन एंड एमपीआई, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्लस्टर, मल्टी कोर और क्यूडा-सी को कंबाइन एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि किस तरह लिखा जाता है। एम्बेडिंग देखेंगे कि डिफरेंट जो टोपोलॉजीज़ हैं उनको एक दूसरे के अंदर एम्बेड किस तरह करते हैं। पैरेलल डाटा पार्टीशन टेक्निक्स देखेंगे। पैरेलल डाटा पार्टीशन टेक्निक यानी कि आपके जो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, उनको डाटा आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चंद एक हम पैरेलल एल्गोरिदम्स वगैरह देखेंगे और उनका जो मॉडल है, यानी कि सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा और मल्टी प्रोग्राम मल्टीपल डाटा और TRAM मॉडल को स्टडी करेंगे। उसके बाद चंद एक एप्लीकेशन देखेंगे कि ये पैरेलल कंप्यूटिंग के इस तरह अप्लाई की जाती है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ पैरेलल कंप्यूटिंग? पैरेलल कंप्यूटिंग इज एन इवेल्युएशन ऑफ सीरियल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग बेसिकली सीरियल कंप्यूटिंग को इवॉल्व किया गया है। सीरियल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो प्रोग्राम है आपका वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है, यानी कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हर इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, उसको डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से एक्सेस करता है, उसको डिकोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरह तमाम इंस्ट्रक्शंस को वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को, मल्टीपल प्रोग्राम के कंपोनेंट को, टास्क को आप पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल प्रोसेसर। पैरेलल कंप्यूटिंग इज a type of computing architecture in which several processors execute or process and applications or computation simultaneously, यानी simultaneously in parallel. Parallel computing is also known as parallel processing. हम पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज़ क्यों करते हैं? बहुत सारी रीज़न्स हैं। चंद एक को मैंने इधर मेन जो है वो लिस्ट की हैं। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि हम पैरेलल कंप्यूटिंग, बल्कि आपको खुद भी जनरल आइडिया होगा कि पैरेलल कंप्यूटिंग के किस तरह यूज़ कर सकते हैं। चंद एक को जिक्र किया गया है। नंबर 1 हैज़ सेव टाइम एंड और मनी। throwing more resources at a task shorten its time to completion, यानी कि एक टास्क अगर आपकी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रही है, अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको कम टाइम में कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ मनी भी बचेगी, कॉस्ट भी बच सकती है। Solving problem in shorter time results in saving big money in many practical situations. Parallel computers can be built from cheap commodity component, यानी कि जो पैरेलल कंप्यूटिंग है सेविंग मनी में इस तरह भी आ सकते हैं
कि आपका जो पैरेलल कंप्यूटिंग है वो बहुत सारे चीप कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है उसको आप इंटरकनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार से 2 कंप्यूटर खरीद के आपस में कनेक्ट करके उसकी कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो है अगर मल्टी प्रोसेसर है उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, आप मल्टीपल प्रोसेसर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ए कंप्यूटर विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स which cooperatively execute a single program to solve a problem is called a parallel computer। यानी कि पैरेलल कंप्यूटर क्या है? A computer which consists of a number of interconnected computers। इंटरकनेक्टेड दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में आपने कनेक्ट कर लिया जो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ टू एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम, इसका कहते हैं पैरेलल कंप्यूटर। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि पैरेलल कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। उसके बाद आप यू कैन प्रोवाइड कंकरेंट वर्किंग इन्वायरमेंट। पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए आप एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे मल्टीपल लोग जो हैं आपस में काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इसको इस तरह समझें कि हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक बिग कंप्यूटिंग रिसोर्स पड़ा हुआ है, सर्वर मशीन्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ पे अपने सिमुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकें। इससे क्या होगा? यूजिंग पैरेलल कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हुए वो जो हाई कंप्यूटिंग रिसोर्स है वो अवेलेबल कर सकते हैं स्टूडेंट को सिमुलेशन के लिए। ए सिंगल कंप्यूटर रिसोर्स कैन ओनली डू वन थिंग एट ए टाइम। मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन डू मैनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल एक्सेस ग्रिड जो है ये आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशन नेटवर्क वेयर पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन मीट एंड कंडक्ट वर्क। ये अपना कंप्यूटिंग रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग अपने वहाँ पे काम कर सकें। इसी तरह आप पैरेलल कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने जो रिमोट रिसोर्सेज हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके उसकी कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उनके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकें। यूजिंग compute resource on a wide area network or even the internet when local compute resources are scarce। यानी कि अगर आपके पास लोकल कंप्यूटर रिसोर्सेज कम है तो आप उन तमाम मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SETI@home ये है वेबसाइट का, यूजेज ओवर 33,000 कंप्यूटर्स फॉर ए कंप्यूट पावर ओवर 5 to 8 टेराफ्लॉप्स। यानी कि उन्होंने 3,30,000 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया और टोटल उससे कंप्यूट पावर जो बनी वो 5 to 8 टेराफ्लॉप्स की उन्होंने अचीव की। इसी तरह ये है जिसके अंदर 3,40,000 कंप्यूटर को आपस में कंप्यूट किया गया जिसकी कंप्यूटिंग पावर जो है वो है 4.2 पीटाफ्लॉप्स। इस तरह आप अपने रिसोर्स की कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल कंप्यूटिंग। ये है हु एंड व्हाट टॉप 500 आपके लिए ये एक वेबसाइट का एड्रेस है top500.org। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लिस्ट करती है दुनिया के अंदर जो टॉप 500 कंप्यूटर हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करती है फॉर एवरी 6 मंथ, हर 6 माह के बाद
ये अपडेट करती है इस लिस्ट को। आप इस वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आजकल सुपर कंप्यूटर जो हैं उनकी कितनी प्रोसेसिंग पावर है। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि आपका सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ये देखें 61% जो है वो आपकी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है और 19% आपके एकेडमिया में यूज़ हो रहा है किसका, पैरेलल कंप्यूटिंग का। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये पैरेलल कंप्यूटिंग किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप देख रहे सकते हैं। ये फिनांस के लिए है और ये रिसर्च के लिए है। ये स्पेसिफाइड नहीं है, इस्तेमाल हो रहा है लेकिन ये इनका स्पेसिफाइड नहीं है किस काम के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉप 500 लिस्ट के अंदर है आपकी ये सारी ग्राफ, आप ये आके चेक कर सकते हैं। वाई यूज़ पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग को बेसिकली हम इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम। एक और इसका यूज़ जो है टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम। मैनी प्रॉब्लम्स आर सो लार्ज एंड आर complex that it is impractical or impossible to solve them on a single computer। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको सिंगल कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व नहीं किया जा सकता। उनको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग पैरेलल कंप्यूटिंग। फॉर एग्जांपल ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम। ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम वो है जो रिजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 10 ईयर इज़ ऑलवेज अनरीजनेबल। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम है ये पीटा फ्लॉप्स यानी कि पीटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म करेंगे तो सॉल्व होगा। यहाँ पीटा बाइट मेमोरी रिसोर्सेज उसको चाहिए। सम ऑफ दिस ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम आर न्यूमेरिकल सिमुलेशंस, हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स, बिग डाटा एनालिटिक और सिंथेसिस। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लिस्ट किए गए हैं जिसमें जो ग्रैंड चैलेंज की कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि इनको पीटा फ्लॉप्स या पीटा बाइट्स टाइप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए। एक एग्जांपल है इसकी वेदर फॉरकास्टिंग के न्यूमेरिकल सिमुलेशंस की। वेदर फॉरकास्टिंग में क्या होता है, एक बेसिकली मैथमेटिकल होता है। वो मैथमेटिकल मॉडल क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को मॉडल करता है, उसके बिहेवियर को मॉडल करता है ताकि वो फ्यूचर का एटमॉस्फेयर, फ्यूचर के वेदर को प्रिडिक्ट कर सके। इस मॉडल के अंदर 5 इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, दी विंड स्पीड, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The objective of numerical weather modeling is to predict the status of atmosphere at a particular region at a specified future time based on the current and past observations of the values of atmospheric variables। यानी कि करंट और पास्ट ऑब्जर्वेशन जो इन वैल्यूज़ की होती हुए ये वेरिएबल्स की होती है, उसकी बेस के ऊपर वेदर फॉरकास्टिंग का जो मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल, उसको यूज़ करते हुए फ्यूचर की वेदर कंडीशंस को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा कि इस मॉडल के अंदर क्या है, मैथमेटिकल मॉडल में जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका रीजन्स है, उनके सब रीजन्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। हर रीजन्स के अंदर एक जो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जाता है जिसको कहते हैं ग्रिड पॉइंट। उस ग्रिड पॉइंट के ऊपर ये जो हमने पीछे 5 वेरिएबल्स देखे थे, वेलोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टाइम, इनकी वैल्यूज़ को देखा जाता है और साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस आर नॉर्मली सॉल्व। और उन मैथमेटिकल मॉडल को जो कि कंप्रोमाइज का जो कि मुश्तमिल होता है अलजेब्रिक इक्वेशंस के ऊपर, उनको सॉल्व किया जाता है। ये जो
Simultaneous algebraic equations are normally solved using an iterative method. Iterative method में क्या होता है कि आप जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन मल्टीपल आइट्रेशंस के अंदर। वो आइट्रेशन टिपिकली 100 to 1000 के दरमियान होती है। In an iterative method, several iterations 100 to 1000 are needed for each grid point before the results converge. The calculations of each trial value normally requires around 100 to 500 floating point arithmetic operations। यानी कि एक ईच ट्रायल की यानी कि ईच आइट्रेशंस के अंदर आपको 100 to 500 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। लिहाजा टोटल कितने तकरीबन आपको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे? वेदर फोरकास्टिंग के केस के अंदर नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सिमुलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट, कितने आपके ग्रिड पॉइंट हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर ग्रिड पॉइंट, एक ग्रिड पॉइंट के अंदर कितनी वैल्यूज़ आपने प्रिडिक्ट करनी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी आपने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, इनटू नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर ट्रायल, और नंबर ऑफ ऑपरेशन पर ट्रायल आपने कितने परफॉर्म करने हैं। इस एग्जांपल्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट क्या हैं? 180 इंटू 360 इंटू 12। देखिए हमारा जो सेल है 180 इसका एल्टीट्यूड है और 360 लॉन्गिट्यूड है, 12 हमारी लेयर्स हैं, तो ये हमारे टोटल ग्रिड पॉइंट बन जाएंगे इतने। हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर ग्रिड पॉइंट कितनी फाइंड आउट करनी है? 5 वेरिएबल्स हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये जो 5 वेरिएबल्स यहाँ पे हमने लिखे थे, वेलोसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टाइम। नंबर ऑफ ट्रायल्स टिपिकली हम एज्यूम करते हैं कि 500 हमें चाहिए। नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर ट्रायल हम एज्यूम करते हैं कि एक आइट्रेशंस के अंदर 400 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कितने चाहिए होंगे? 7.77600 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। इतने हमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास हम फर्ज करें कि एक कंप्यूटर है जो 10 रेज़ टू द पावर 6 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है 1 सेकंड के अंदर, तो कंप्यूटर जो है ये जो सिमुलेशंस कंप्लीट करेगा वो तकरीबन 9 दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा। यानी कि इतने ऑपरेशन 7.776 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट करेगा ये कंप्यूटर 9 डेज़ के अंदर। लेकिन अगर हम इसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दें तो ये टाइम 9 डेज रिड्यूस हो जाएगा। और दिस इज़ द रियल एग्जांपल। आपने देखा कि ये आपके कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन रिक्वायर हैं वेदर फोरकास्टिंग के ज़रिए, और आपने अगर प्रिडिक्ट करना है स्मॉल टाइम ड्यूरेशंस के अंदर तो आपको डेफिनेटली पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आपकी एक सेकंड एप्लीकेशन है विजुअलाइजेशन और एनिमेशंस की। इन विजुअलाइजेशन एंड एनिमेशन the results of computations are to be realistically rendered on a high resolution terminal। फर्ज करें कि हमारा G is the number of area elements where the picture is to be rendered। जहाँ पे हमने पिक्चर्स को रेंडर करना है उसके एरिया एलिमेंट्स है G। R is the number of picture elements called pixels to be processed in each area। क्योंकि R टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, N जो है टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रिक्वायर हैं एक पिक्सल्स को प्रोसेस करने के लिए।
फर्ज करें कि P जो है, P इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द कंप्यूटेशन शुड बी रिपीटेड इन ए सेकेंड फॉर एनिमेशन, और P है कि आपने कितनी दफ़ा कंप्यूटेशंस को रिपीट करना है एक सेकंड के अंदर। लिहाजा इसकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या है, G इंटू पी इंटू आर इंटू एन, नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स इंटू पिक्चर एलिमेंट, कितने आपने पिक्सल्स को प्रोसेस करना है, एक पिक्सल्स को प्रोसेस करने के लिए कितनी इंस्ट्रक्शन चाहिए, और कितनी दफ़ा उस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। तो टिपिकली फॉर एनिमेशन जो है वो हमें चाहिए था P इज इक्वल टू 60, यानी कि कंप्यूटेशन जो है 60 टाइम्स ए सेकेंड परफॉर्म करनी होती है, G 10 रेज़ टू द पावर 5 और R इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7। thus a computer must process 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power 7 into 60 into n is equal to 6 into n into 10 raised to the power 13 instructions per second for animation। यानी कि अब आपने यहाँ से ये निकाला, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपको ये आइडिया हुआ कि एनिमेशंस के लिए इतनी इंस्ट्रक्शन 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 इंटू n इंस्ट्रक्शंस चाहिए। अगर हम फर्ज करें कि एक पिक्सल्स को प्रोसेस करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन चाहिए और एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 100 नैनोसेकंड के अंदर कंप्लीट होती है, तो जो एनिमेशंस है वो आपकी कंप्लीट होगी 11.57 डेज़ के अंदर। अगेन देखें ये कितना ज़्यादा टाइम है, 11 शायद तकरीबन 12 दिन लगेंगे एक एनिमेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, आप अपनी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज़ करें यूजिंग पैरेलल कंप्यूटिंग। एक और एप्लीकेशंस जहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इंक्रिप्शंस और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शंस का आपको पता है, ये ब्लॉक डायग्राम जो है आपने पढ़ी भी हुई है, ये है सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर की, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसके अंदर ये जनरल डायग्राम है। टिपिकली क्या होता है इसके अंदर कि आप n बिट प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं और n बिट उसका साइफर टेक्स्ट है, ये आपकी इनपुट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डाटा जो है इनक्रिप्ट करना है तो आपका क्या होगा कि पहले आप उनके ब्लॉक बनाएंगे n बिट के, और ब्लॉक बाय ब्लॉक ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग के ज़रिए आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स को इन पैरेलल इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिक्रिप्शन साइड पे कि आपके पास मल्टीपल साइफर टेक्स्ट होंगे, आप मल्टीपल साइफर टेक्स्ट को एट ए टाइम डिक्रिप्ट करके डिक्रिप्शन के साइज को टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका n बिट प्लेन टेक्स्ट है वो इनक्रिप्ट होने में 1 सेकंड लेता है, अगर आपके पास 4 इसी तरह के ब्लॉक हैं n बिट के जिनको आपने इनक्रिप्ट करना है, तो सिक्वेंशियल जब करेंगे तो आपके पास क्योंकि 4 ब्लॉक को इनक्रिप्ट करना है तो 4 सेकंड में होगा। लेकिन अगर आपके पास 4 प्रोसेसर हैं जो एट ए टाइम उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, तो वो चारों ब्लॉक जो है वो कितने टाइम में इनक्रिप्ट हो जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर। कोड ब्रेकिंग, ये भी स्लाइड आपने देखी हुई है जो कि हमने पढ़ी थी क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। ब्रूट फोर्स अटैक, आपको पता है कि ब्रूट फोर्स अटैक में क्या है,
ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर हमने क्या करना होता है, तमाम पॉसिबल नंबर ऑफ कीज़ को चेक करता है अटैकर, और जब भी एक सेंसिबल प्लेन टेक्स्ट आता है तो वहाँ से वो अखज़ कर लेते हैं कि ये की यूज़ हुई है इंक्रिप्शन के अंदर। इन ब्रूट फोर्स अटैक सिंपली ट्राई एवरी की, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक अटैक प्रोपोर्शनल टू की साइज। अब ये कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है की साइज के ऊपर। इस स्लाइड के अंदर ये दिखाया गया है कि अगर आपका की साइज जो है वो 32 बिट का है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कीज कितनी होंगी, 2 रेज टू द पावर 32। अगर हमारा जो कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग पावर 1 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड हो, यानी कि एक की जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर परफॉर्म करे, तो आपको 2 रेज टू द पावर 31 माइक्रो सेकेंड लगेंगे तमाम कीज़ को चेक करने के लिए। लेकिन अगर आप उसकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा दें और 10 रेज टू द पावर 6 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड परफॉर्म करे वो कंप्यूटर, तो आपको 2.15 मिली सेकेंड लगेंगे। 56 बिट की जो कि डेस्क के अंदर इस्तेमाल होती है, इस की का साइज़ है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कीज़ क्या होंगी, 2 रेज टू द पावर 56। सेम प्रोसेसिंग स्पीड के साथ अगर आपका यानी कि कंप्यूटर एक डिक्रिप्शन 1 माइक्रो सेकेंड लेता है, तो अगर आपकी की का साइज़ 56 बिट हो तो आपको तमाम कीज़ को चेक करने में 2 रेज टू द पावर 55 माइक्रो सेकेंड लगेंगे, यानी कि 1142 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर की पावर को, कंप्यूटिंग पावर को बढ़ा दें अप टू 10 रेज टू द पावर 6 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड, तो आपको सिर्फ तकरीबन 10 घंटे लगेंगे। अगर आपका की साइज़ बढ़ा दें 1 to 8 बिट, तो टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी हो जाएंगी, 2 रेज टू द पावर 1 to 8। इसको इन इतनी कीज़ को चेक करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 ईयर्स। और अगर इस स्पीड के साथ आप इसको प्रोसेस करें तो आपको इतना साल लगेंगे। इसी तरह ये ट्रिपल डैश के अंदर 1 6 से 8 बिट के की साइज यूज़ होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कीज़ बढ़ जाएंगी और उसको प्रोसेस करने में 5.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 36 ईयर्स लगेंगे। और इस प्रोसेसिंग स्पीड के साथ आपको तकरीबन 5.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 30 ईयर्स लगेंगे। ये स्लाइड है 26 करैक्टर के साथ है परमुटेशन, जो कि हमने क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर देखा था। इसके अंदर नंबर ऑफ कीज़ होंगी टोटल 26 का फैक्टोरियल। हर की को चेक करने में अगर आप 1 माइक्रो सेकेंड लगे तो आपके इतने साल लगेंगे। अगर आप उसकी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा दें, बढ़ा के ले जाएँ 10 रेज टू द पावर 6 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड के, तो आपको इतने साल लगेंगे। इस स्लाइड का मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि आपका जो प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज़ करते हैं तो की को चेक करने का टाइम जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। यहाँ से आपस में कंपैरिजन करेंगे, ये और ये और ये, तो देखें रिड्यूस होता जा रहा है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों, क्योंकि अब हम पैरेलल मल्टीपल जो कीज़ हैं वो एट ए टाइम चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका टाइम रिड्यूस हो गया। द फ्यूचर ड्यूरिंग द पास्ट 20 years the trend indicated
by ever faster network, distributed systems and multi-processor computer architecture। आपको जैसा कि आइडिया है कि आजकल आपके क्या है, मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स डेवलप होते जा रहे हैं आजकल नए नए। पहले यूनी प्रोसेसर था, फिर आपका मल्टी कोर आया। मल्टी कोर के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल कोर्स होती हैं प्रोसेसिंग पावर की एक प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं। उसके बाद इन प्रोसेसर को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए फास्टर नेटवर्क डेवलप हो रहे हैं आजकल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का भी है आजकल ट्रेंड। लिहाजा आपका जो पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म इज़ द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग। हम इस कोर्स के अंदर पैरेलल कंप्यूटिंग के जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स मॉडल्स वगैरह हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।